देखो चैप्टर का नाम देखो, नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। इससे तुम लोग एक्सपेक्ट करो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पहला चैप्टर क्यों है, मतलब सेकंड वाला चैप्टर क्यों है? बिकॉज पहले तो हम लोग पढ़ ले कि एसएससी कौन होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले कि किस जो एसएससी है उससे कितना टैक्स लेने वाले हैं, कौन सा एसएससी हम लोग टैक्स लेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा उस इंसान से टैक्स लिया जाए यस और नो, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंस द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या ये करते हैं, डिटरमाइन करते हैं scope of chargeability of his income. Whether person will be charged to particular income or not depends on his residential status. Whether a person will be charged to a particular income or not depends on his residential status. मतलब उस इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन क्या हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल और अदर पर्सन होगा। अदर में कौन कौन आएगा? बाकी जो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है। टोटल 7 जन पढ़े थे हम लोग, उसमें से एक दो जन यहाँ पे हो गया, बाकी 5 जन कहाँ पे होगा? अदर्स में हो जाएगा। उस अदर्स का किस में हो जाएगा? आइदर रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, ठीक है। बट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के केस में क्या हो जाएगा? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। एंड रेसिडेंट को और दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? तो पहले क्या हुआ, एक पर्सन हुआ, ठीक है। पर्सन कितने जन पर्सन होगा, कितना पर्सन होगा? टोटल 7 पर्सन होता है, जिसमें से 2 जन कहाँ पे हैं? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में है। 2 जन कहाँ पे हैं? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में है। बाकी सब अदर्स में जाते हैं। क्लियर? बाकी सब कहाँ पे जाएगा? अदर्स में जाएगा। अदर्स में खाली क्या होगा? आइदर रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होने वाला है। आइदर रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। यहाँ पे भी सेम, आइदर रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। बट रेसिडेंट को हम लोग और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो कोई अगर इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट हो जाता है, वहां पे उसका खेल खत्म, ठीक है। मतलब उससे कुछ भी हम लोग टैक्स चार्ज नहीं करने वाले, ठीक है। बट रेसिडेंट के हिसाब से मैं देखूंगा कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है। तो फर्स्ट हम लोग को डिसाइड क्या करना होगा, वो इंसान रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। हम लोग के केस में इंडिविजुअल की आता है। ये ये वाला पार्ट हम लोग का सिलेबस के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। मतलब हमेशा हम लोग ईच प्रीवियस ईयर में हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने वाले हैं। हर प्रीवियस ईयर में हम क्या करने वाले हैं? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने वाले हैं, वो रेसिडेंट है कि नहीं है। क्लियर? रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर। इन अदर वर्ड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन मे वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। एक प्रीवियस में ईयर में रेसिडेंट है, दूसरा प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मेरा दीदी यूएस में रहती है, ठीक है। तो यूएस में रहती है, वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है? एकदम है। क्लियर? तो इंडियन सिटीजन है बट इंडिया में तो रहती नहीं है। कहाँ पे रहती है? यूएसए में। वो इंडिया में आई नहीं है इस साल में, तो वो क्या बन जाएगी? नेक्स्ट साल में इंडिया में आई और रेसिडेंट बन गई, ठीक है, कुछ दिन रहा रेसिडेंट बन गई। उसका अगले साल में फिर से यूएसए में चली गई, तो उसका अगले साल में क्या हो जाएगा? वो नॉन रेसिडेंट। कितना दिन रहना होगा वो देखना होगा, कितना दिन, कंडीशन क्या है, कब उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे, उसका कंडीशन है कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा देन हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर? तो क्या हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल में चेंज होता है, हर प्रीवियस ईयर में चेंज होता है। क्लियर?
एक प्रीवियस में अगर रेसिडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में भी रेसिडेंट होगा, उसके बाद वाले भी प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हर साल में मेरे को प्रीवियस ईयर में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा, भले ही वो इंडियन सिटीजन है, इसका मतलब ये नहीं वो इंडियन रेसिडेंट है। क्लियर? A person can have only one residential status for a previous year. He cannot be resident for one source of income and non-resident for another source of income. मतलब समझ में आया? एक सोर्स के लिए वो रेसिडेंट है, दूसरा सोर्स के लिए वो नॉन रेसिडेंट है, ऐसा नहीं होने वाला है। आइदर वो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग का इंपॉर्टेंट है ये वाला। हर साल में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ईयर में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने वाले। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों क्या है बताओ? टू डिफरेंट कंसेप्ट। दोनों क्या है बताओ जल्दी से? दो डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? मैं इंडियन रेसिडेंट हूं, ठीक है, मैं सिटीजन भी हूं, क्यों? मैं तो सारे साल पूरा इंडिया में रहा, तो इसीलिए मैं क्या बन गया, मैं रेसिडेंट बन गया एंड सिटीजन भी बना। मेरा दीदी सिटीजन है बट इंडियन रेसिडेंट है नहीं, क्यों? वो तो बाहर रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट मीन्स अगर कोई सिटीजन है, इसका मतलब यही नहीं वो रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? अगर वो रेसिडेंट है, ठीक है, ये नहीं कि वो सिटीजनशिप मिल गया उसको, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। क्लियर? अ पर्सन कैन हैव सेम रेसिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट कंट्री में हो सकते हैं। 365 डेज है, उसमें से कुछ साल यहाँ पे रहा, कुछ साल यूएसए में रहा, डुअल रेसिडेंशियल हो गया ना फिर। क्लियर? तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्या करते हैं, हर साल में हम लोग चेक करते हैं। ये कैसे समझ में आया, ये सुनो एक बार बताओ जल्दी से। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग क्या क्या पढ़े? रेसिडेंट कौन सा कितना टाइप का हो सकता है इंडिविजुअल के हिसाब से? आइदर रेसिडेंट या फिर, बोलो जल्दी से, आइदर रेसिडेंट या फिर आइदर रेसिडेंट और फिर नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या हो रहा है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या हो रहा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है? रेसिडेंट इंडिया है तो, अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो आइदर ऑर्डिनरी होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी को बोलेंगे ROR, प्यार से क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, प्यार से क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ROR, ये क्या हो रहा है? ROR। क्लियर? क्या हो जाएगा बताओ? ROR, यहाँ पे क्या हो जाएगा? RNOR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? RNOR, ROR एंड RNOR, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? वो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, उसके बाद हम लोग बाकी कंसेप्ट पे आते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, रेसिडेंट है कि नहीं हम लोग वो चेक करने वाले। वो कैसे चेक होगा? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। He is in India in the previous year for 182 days or more, or he is in India 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो ये कंडीशन देख के तो दिमाग पहले खराब हो गया मेरा, ठीक है, ठीक है। ये कंडीशन देख के तो सिर्फ खराब हो गया दिमाग। तो अच्छे से सुनो क्या बोलना चाह रहे, ठीक है। रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, एक इंसान को हम लोग रेसिडेंट कब बोलेंगे? अगर वो 182 डेज इंडिया में रहा प्रीवियस ईयर में। कहानी समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अगर वो 182 डेज इंडिया में है प्रीवियस ईयर में, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाई तुम रेसिडेंट हो।
क्लियर? सर मैं तो 182 डेज रहा ही नहीं, मैं तो 182 डेज रहा ही नहीं, तो मैं क्या रेसिडेंट बन जाऊंगा? रुक जाओ, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, सुनो तुम्हारे लिए रेसिडेंट बनने का और एक मौका है। तो क्या मौका है? तुमको 60 दिन रहना होगा प्रीवियस ईयर में। हाँ सर मैं तो रहा था, 90 दिन रहा था सर प्रीवियस ईयर में, तो 60 दिन से ज्यादा ही रहा था। आइदर 1 और 2, आइदर तुमको क्या बोल रहा है, 182 डेज रहो, या फिर सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, तुमको 60 डेज रहना होगा प्रीवियस ईयर में, प्लस एंड का मतलब प्लस मतलब इसके साथ साथ तुमको 365 डेज रहना होगा या उससे भी ज्यादा रहना होगा प्रीवियस 4 साल जो है ना उसमें। प्रीवियस 4 साल में जो भी हुआ उसमें तुमको 182 डेज रहना होगा, सॉरी 365 डेज के ज्यादा, या 365 डेज या 365 डेज ज्यादा रहना होगा तुमको। दैट मीन्स क्या हुआ, एग्जाम्पल 1, आयुषी 182 डेज रहा, क्या बन जाएगी, रेसिडेंट। क्लियर? मुस्कान 182 डेज नहीं रहा, 60 डेज भी नहीं रहा, क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आइडियल लाइफ, क्यों, टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट, आर्यन 182 डेज नहीं रहा, क्लियर, 60 डेज रहा, बट 4 साल में जो 365 डेज हो रहा था ना वो नहीं रहा, क्या बन जाएगा वो, नॉन रेसिडेंट। आयुष 182 डेज नहीं रहा, क्लियर, 60 डेज रहा, और प्रीवियस 4 साल में 365 डेज के ज्यादा रहा, क्या बन जाएगा वो, समझ में आया? मतलब आइदर तुमको देखना है ए या फिर 1 या फिर 2। अगर 1 देख रहे हो, 1 सेटिस्फाई हो गया मतलब कहानी वहां पे ही खत्म, रेसिडेंट बन गई। 2 में क्या देख रहे हो, 60 डेज रहा कि नहीं, नहीं रहा, कहानी खत्म। 60 डेज रहा बट 365 डेज नहीं रहा, कहानी खत्म। 60 डेज भी रहा, 365 डेज भी रहा, दैट मीन्स वो रेसिडेंट बन गया। समझ में आया? टोटल 4 सिचुएशन हो सकता है, 1 2 4 3 4। क्लियर हो गया? अच्छा आयुष, ईशा, वर्षा, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओके, दैट मीन्स अगर कोई भी ये 6 1 जो है, ओके ये 6 1 जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, वो इंसान क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। एन एसएससी हु इज नॉट सेटिस्फाइंग 6A treated as non-resident in India for the relevant previous year। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका सामरी कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, 182 डेज या फिर उससे ज्यादा, और प्रीवियस ईयर में 60 डेज या फिर उससे ज्यादा, प्लस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पीपीवाई मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज या फिर ज्यादा रहना होगा, तभी जाकर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से, रेसिडेंट बोलेंगे। तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, चलो हाँ, वो हम लोग को पार्टी नहीं, हम लोग को देखना होगा रेसिडेंट है कि नहीं, बस पासपोर्ट वाला पासपोर्ट समझिए। ठीक है, अभी हम लोग जो सिचुएशन पढ़े वो सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बाहर भेज देगा धक्का मार के। ठीक है, देखो एक्स एक्स मिस्टर एक्स सुनो ना, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कब आया बताओ, 2024-25 को आया था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया 50 डेज, 183 डेज, 152 डेज। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26। मेरे को फर्स्ट बताओ असेसमेंट ईयर कब है, कब है बताओ, 25, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2024 25। क्लियर? इसके प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर बता सकते हो, बोलो क्या होगा। देखो कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं। एक चीज मैं एक
सिस्टम बता देता हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्या सिस्टम है देखो एक बार। असेसमेंट ईयर क्या है बताओ? 2025। प्रीवियस ईयर क्या है बताओ? 24। उसके पीछे प्रीवियस ईयर कम हो जाए ना, एक एक करके कम हो रहा है ना। 24 के नीचे क्या हो रहा है? 23 के नीचे क्या हो जाएगा? 22 के उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे बताओ। हो गया खत्म। प्रीसीडिंग चार प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग चार प्रीवियस ईयर हो रहा क्या? नहीं, और एक होने वाला है, कौन सा? बिकॉज ये प्रीसीडिंग ईयर है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होगा? क्लियर? ये 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। ऐसे करके 10 ठो भी रहता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, 10 ठो क्या होगा बताओ? ये तो मेरा, ये तो, ये तो मेरा क्या हो जाएगा? ये तो मेरा क्या हो जाएगा? सेक्शन 6A के हिसाब से है। उसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके लिए मेरे को क्या देखना होगा? और प्रीवियस मतलब टोटल 10 ईयर का देखना होगा। क्या क्या होगा उसके बाद पहले बताओ? 2019, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कैसे, सॉरी, कैसे किया समझ में आया? कम कर दो जैसे एक एक करके। कितना हुआ बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 10 टो। इसके बाद तो कुछ नहीं होने वाला है, बस यही तुम्हारा ईयर होने वाला है। यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल? 10 टू प्रीवियस हो गया ईयर। तो 14 15 से लेके 14 15 से लेके 23 24 तक टोटल 10 टू प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। टोटल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितना हुआ? 23 24 से लेके 2014 15 तक। कैसे करोगे? पहले तो एक लिख लेना है। मेरे को प्रीवियस ईयर पता है 24 25। इसके प्रीसीडिंग क्या होने वाला है? बस देख, समझ में आ गया? एक कम हो गया, कम करते जाओ एक। क्लियर? यहाँ पे भी एक कम करते जाओ। हो गया खत्म, डन। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मिल जाएगा बाद में, अभी यहाँ पे फोकस करो। एक्स केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार जिंदगी में, पहली बार इंडिया में आया, जिंदगी में पहली बार इंडिया में आया। तो 4 प्रीसीडिंग ईयर में वो 365 डेज रहा, यस और नो, बस बताओ। नो। अरे पहली बार आया, कैसे 365 डेज रहेगा प्रीवियस ईयर में? प्रीसीडिंग 4 साल में कैसे 365 डेज रहेगा? नहीं रहेगा ना। मतलब उसको रेसिडेंट बनने का एक ही मौका है, कौन सा वाला? 180 डेज रहो या फिर नॉन रेसिडेंट बनो। क्लियर? डन, समझ में आया? 50 डेज एकदम नॉन रेसिडेंट है। 183 डेज है, मतलब हो जाएगा रेसिडेंट। बन गया पप्पू, बन गया पप्पू, बन गया। चलो, पैसा देना होगा। नहीं होगा। क्लियर? क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट। तो इसमें नॉन रेसिडेंट, इसमें नॉन रेसिडेंट, इसमें रेसिडेंट। क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, याद हो गया कौन सा डेट कितना होगा? ठीक है, तुम लोग बताओ तो एक बार डेज। एक्सेप्शन टू द अबव रूल, एक्सेप्शन टू द अबव रूल। नीचे अच्छे से सुनना, हाँ अच्छे से सुनना। द फॉलोइंग केसेस, कंडीशन 2 ऑफ 6(1) इज इरेलीवेंट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? कंडीशन 2 ऑफ 6A इज इरेलीवेंट। सर कंडीशन 2 ऑफ 6 से कौन सा है? कंडीशन 2 ऑफ 6 से ये वाला है।
6(2), sorry, condition 2 of 6A, condition 2 of 6A, 6(1), sorry, condition 2 of 6(1), I'm sorry, condition 2 of 6(1), तो 6(1) तो ये है, इसका कंडीशन 2 कौन सा है? ये वाला, ये वाला इरेलीवेंट है, मतलब रेलिवेंट ही नहीं है, देखेंगे ही नहीं, ये देखेंगे ही नहीं इन सब के केस में जो नीचे दिया हुआ है। दैट मीन्स उनको रेसिडेंट बनने के लिए खाली एक ही मौका मिलेगा, कौन सा वाला? तुम 182 डेज रहो या अदर नॉन रेसिडेंट। क्लियर? नहीं समझ मेरे को बताओ कितना कंडीशन है रेसिडेंशियल स्टेटस मिलने के लिए? 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई करना होगा? नहीं, कोई एक करो, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या, ये जो आदमी का नाम लेंगे, जो आदमी लोगों का नाम लेंगे, इसके लिए खाली रेसिडेंट बनने के लिए एक ही कंडीशन है, कौन सा वाला? खाली पहला वाला 180 डेज वाला, उसके लिए 60 दिन का काम नहीं होगा। क्लियर हुआ? दैट मीन्स हाँ, किन लोग के लिए? सबके लिए नहीं, किन लोग के लिए? यहाँ पे जो नीचे नाम लिखा हुआ है उन लोग के लिए। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शंस टू द अबव रूल, मतलब जो ऊपर रूल दिया हुआ है ना उसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है वो इन लोग के केस में एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और क्या बोल रहे हैं? इन लोग के केस में कंडीशन 2 हम लोग नहीं देखेंगे, मतलब ये बोलना चाहते हैं इन लोग के केस में हम लोग कंडीशन 2 नहीं देखेंगे। लिख के रख सकते हो, इन लोगों के केस में हम लोग कंडीशन 2 नहीं देखने वाले। इन लोगों के केस में खाली एक ही कंडीशन है जो कि है 182 डेज वाला कंडीशन। क्लियर? ठीक है, बाकी हम लोग नहीं देखने वाले 60 डेज एंड 365 डेज इन द प्रीवियस 4 years। ठीक है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? जो इंडिया छोड़ के जाते हैं। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एक बार शुरू करते हैं। आयुषी 182 डेज रहा, क्या बन गई? रही थी ना, रेसिडेंट, खत्म वहां पे। मुस्कान 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 60 डेज रहा, 365 डेज भी रहा, बट 180 डेज नहीं रहा और वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर चला गया। कैसे? वो 60 डेज रहा, 365 भी डेज रहा, पर एम्प्लॉयमेंट पर्पज के बाहर चला गया, बिकॉज उसके लिए तो केस, उसका वो कंडीशन वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है बताओ? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर चली गई, तो उसके लिए रेसिडेंट बनने का एक ही मौका था, कौन सा वाला? 182 डेज वाला। आर्यन 180 डेज इंडिया में रहा और एम्प्लॉयमेंट पर्पज के बाहर चला गया, क्यों होगा? बाहर चला गया, क्यों बाहर, क्यों नॉन रेसिडेंट हो गया? वो तो 182 डेज रहा ना इंडिया में, रेसिडेंट बन गया। तो कंफ्यूज करने के लिए 182 डेज तो रहा, वो 180 डेज रहा ना, वो सुनो 180 डेज रहा कि नहीं रहा? रहा ना, क्या बन गया? रेसिडेंट। उसको सेकेंड कंडीशन देखना ही नहीं है, सेकेंड कंडीशन इन लोग के केस में देखना ही नहीं है, इरेलीवेंट है। कौन कौन उसके केस में? जो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उसके लिए क्या बोलेंगे? ए भाई तुम 182 दिन थे इंडिया में रेसिडेंट, अदरवाइज निकलो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन कौन है? नेक्स्ट वन का कौन है? देखो, हु लिव्स इन इंडिया, हु लिव्स इन इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। इंडियन शिप के साथ वो बाहर चला गया, वो क्या बन गया? इंडियन शिप के साथ वो क्या क्या गया? बाहर चला गया। दैट मीन्स वो क्या बन गया? उसके लिए 182 डेज ही खाली एप्लीकेबल होगा, 60 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सुन लिए? 60 दिन इन लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इन लोग को सेटिस्फाई क्या करना होगा? 182 डेज, अदरवाइज क्या बनेगा? वो नॉन रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आया?
नेक्स्ट वन, above SSC shall be treated as resident in India only if he resides in India for 182 days or more in the relevant previous year. अलग 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 नहीं ये सोचेंगे हम लोग, खाली यहाँ पे फोकस करो, यहाँ से भटकोगे पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। पहले ये वाला समझ में आ जाए, उसके बाद अब हाँ एकदम अबव एसएससी के लिए क्या करना होगा, 182 डेज रहना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जो आयुषी लिख रही थी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अबव एसएससी। अबव एसएससी का मतलब कौन है? अबव एसएससी का मतलब कौन है? ये दोनों अबव एसएससी, ठीक है, shall be treated as resident in India only if he reside in India for 182 days or more। 60 डेज का हम लोग नहीं लिखने वाले। क्लियर? दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इन लोग के लिए 182 डेज और मोर। क्लियर होगा तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 1A में क्या हो गया, जिन लोग के लिए खाली 182 दिन देखेंगे, इंडियन सिटीजन जो खास के लिए निकला है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, सेकेंड शिप में चला गया एज अ क्रू मेंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन comes on a visit to India, comes on a visit to India during the previous year, then modified condition 2 of 6A is applicable। बोलना क्या चाह रहे फिर से, नंबर 1 182 डेज तो है ही है, मतलब अगर कोई 182 डेज सेटिस्फाई कर गया, चाहे वो इंडियन शिप में गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया, वो तो रेसिडेंट बनेगा ही बनेगा। क्लियर? इंडियन सिटीजन कहाँ पे गया तुम्हारा, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया, क्रू में बाहर चला गया, शिप में जहाज में तैरते हुए बाहर में चला गया, तो उसके लिए खाली क्या होगा, 182 डेज रहेगा। क्लियर? याद रहेगा, तैरते हुए बाहर चला गया ऐसे करके डुबकी लगा लगा के। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, नंबर बी वाला क्या बोल रहा है, इंडियन सिटीजन। भाई सुनो ना, इंडियन सिटीजन मतलब मेरी दीदी इंडियन सिटीजन है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो घूमने के लिए आई है इंडिया में, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे, 182 तो तुम अगर रह गए तो रेसिडेंट तो बन गए। अगर तुम वो 60 वाला जो दिन है उसको मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा, 60 डेज एंड 365 डेज को मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करके क्या बोलेंगे, अगर वो जो दीदी घूमने आई है इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन वाला पर्सन इंडिया में घूमने आया है, वो उसका अगर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड कर गया 15 लाख, उसके लिए कंडीशन अलग होगा। अगर टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख है, उसके लिए कंडीशन अलग होगा। मतलब सेकेंड वाला कंडीशन को मॉडिफाई कर देंगे, किसके लिए मॉडिफाई कर देंगे, इन दोनों के लिए, इन दोनों महारथी के लिए मॉडिफाई कर देंगे। एंड मॉडिफाई का भी मॉडिफाई अगर होगा, अगर वो 15 लाख से ज़्यादा कमाता है और अगर वो 15 से कम कमाता है। अगर 15 लाख से ज़्यादा कमाता है क्या हो जाएगा, 120 डेज हो जाएगा। अगर 15 लाख से 15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो 120 डेज हो जाएगा, और 15 लाख से कम कमाए तो 182 दिन ही रखेंगे। 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे तो टैक्स बिना देकर तो छोड़ने वाले नहीं है, तो डेज कमाओ, डेज कमाओ,
120 डेज में अगर वो कमा लिया 15 लाख, टैक्स लेके भेजेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर 15 लाख कमा लिया, 182 दिन रख दिए, वो 181 डेज में चला गया बाहर, टैक्स ले पाएंगे? नहीं। 15 लाख कमा के चला गया, नहीं, उसको नहीं छोड़ने वाले, 120 दिन कर देंगे उसको। और मोर एंड ड्यूरिंग द पीए एंड for 365 days or more for previous year immediately preceding the relevant previous year. 365 days or more during the previous year immediately the preceding previous year. And clear हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन मतलब क्या होता है? अ पर्सन डीम टू बी इंडियन ऑरिजिन इफ ही और आइदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, वो खुद या फिर उसका कोई पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स born in undivided India। ठीक है, वेरी गुड। ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल भी हो सकते हैं, मैटरनल भी हो सकते हैं, मम्मी का दिक्कत भी हो सकते हैं, पापा का दिक्कत भी हो सकते हैं। ठीक है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मतलब फॉरेन में जो इनकम करे उसको बोल रहे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल शैल बी डीम टू बी रेसिडेंट। भाई उसको कुछ नहीं, डीम टू बी रेसिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम टू बी रेसिडेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड टू बी रेसिडेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो इंडियन सिटीजन हो रहा है, सब कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। वो इंडियन सिटीजन हो रहा है, हाँ। टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जा रहा है, हाँ। ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन गिवन इन 6(1). He is not liable to pay tax to any other country or territory by reason of his domicile or residence of any other criteria similar nature। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाई तुम डीम्ड रेसिडेंट हो, पैसा देके जाना। भाई तुम डीम्ड रेसिडेंट हो, पैसा देके जाना। तो डीम्ड रेसिडेंट कौन बनेगा? डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग रेसिडेंट मान लेंगे, चाहे वो रेसिडेंट रहे या नहीं रहे, मैं तो मान लूंगा तुम रेसिडेंट हो। कौन होगा? अगर वो इंडियन सिटीजन है, अगर वो क्या है बताओ, सब कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो इंडियन सिटीजन है प्लस इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम नहीं, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया, प्लस ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन, मतलब वो नॉन रेसिडेंट है, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन, एंड वो कोई सा भी जगह पे टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल नेचर। डी वाला ही पॉसिबल है। कैसे? मैं इंडियन सिटीजन हूं, घूमने इंडिया आया हूं, इंडिया में आके 180 दिन रहा, 15 लाख कमा के बाहर निकल गया, टैक्स नहीं देना होगा। क्लियर? दूसरा कंट्री में गया, वहाँ भी सेम चीज़ किया, तीसरा कंट्री में गया, वहाँ भी सेम चीज़ किया, ऐसे करके पूरा 365 डेज को मैं बांट लिया, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, जिससे मेरे को टैक्स ही नहीं देना हुआ। मेरा जो टैक्स नहीं देना होगा। बट पापा को बोल देना, बेट अगर आप पापा अगर कोई भी कंट्री में आप टैक्स नहीं दे रहे हो ना, इंडिया में टैक्स देके जाना, बिकॉज तुम इंडियन सिटीजन हो। कोई नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं ना, क्यों उसको टैक्स नहीं ले पाएंगे? क्यों? प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहा, उसको 15 लाख भी कमाना होगा, ये नहीं 15 लाख के कम कमाए मतलब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, 15 लाख ज्यादा कमा लिया मतलब टैक्स लगने वाला है। क्लियर हुआ? तो मैं एक इंसान हूं, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मेरा पूरा एकदम फैला हुआ बिजनेस है। ठीक है, मैं कभी इधर, कभी उधर, कभी रशिया, कभी यूएसए, कभी थाईलैंड। ठीक है, मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ और सब जगह मेरा बिजनेस खड़ा हुआ, ये क्या हुआ है? तो सुनो ना, सुनो ना, 365 डेज, सुनो ना, सुनो ना, मैं
4 महीना इंडिया में, 4 महीना यूएसए में, 4 महीना रशिया में, 4 महीना तुम्हारा थाईलैंड में। ठीक है, इंडिया, सुनो ना, सुनो, इंडिया, रशिया, यूएसए, थाईलैंड। क्लियर? इंडिया में काम करके रशिया में चला गया, ठीक है, रशिया में काम करके यूएसए में चला गया, यूएसए में काम करके थाईलैंड में चला गया, अब फिर से इंडिया में आ गया, एंड सब जगह पे पैसा कमा रहे। तो मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, मेरे को मान लिया जाएगा तुम इंडियन रेसिडेंट हो। अगर मैं तो इंडियन सिटीजन हुई, अगर मेरा इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो गया इंडिया में, एंड बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, भाग गया 4 महीना, मतलब हम कितना में 4 × 30 कितना होता है, 120 डेज रह के भाग गया, क्योंकि उसका कंडीशन क्या है, 182 डेज और 60 डेज प्लस 365 डेज इन द प्रीवियस ईयर। सेटिस्फाई तो नहीं किया, भाग गया, और फिर कोई भी कंट्री में पैसा नहीं देने वाले, इसके कारण टैक्स नहीं देने वाला, क्या किया, 4 महीने करके रह रहा हो, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोल के जाएगा, तुम कहीं पे टैक्स नहीं दे रहे हो, और नहीं इंडियन सिटीजन हो, हाँ, 15 लाख से ज्यादा कमाए हो, हाँ, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किए ना, पैसा देके जाओ। क्लियर? समझ में आया? ये हुआ तुम्हारा पूरा बेसिक कंडीशन, अगर वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा उसका। इसके बाद तो हम लोग आएंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, बट ये वाला पोर्शन कंप्लीट समझ में आया? ठीक है, चलिए इसका थोड़ा एक बार समरी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जल्दी से एक बार समरी देख लो जितना भी हम लोग पढ़े उसका, ठीक है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट इन इंडिया होगा कि नहीं, बेसिक कंडीशन 6(1) का समरी, ठीक है। तुम्हारा टोटल 4 सिचुएशन आ रहा है। नॉर्मल सिचुएशन, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, इंडियन शिप के लिए बाहर जा रहा है, मतलब कोई अगर लास्ट का ये पढ़ लेता है ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया, इंडियन शिप में बाहर गया, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उसका इनकम 15 लाख वाला चीज़, एंड डीम्ड रेसिडेंट। ये टोटल 4 सिचुएशन हो सकता है, रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा उसके लिए। नॉर्मल सिचुएशन मतलब दोनों में से कोई एक, 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहो, क्लियर, 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहो, या फिर ओके प्लस मतलब एंड 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या फिर ज़्यादा रहो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंडियन शिप में खाली यही कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी जाके सिटीजन बनेगा, तुम्हारा रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, मतलब उसके लिए ये वाला कंडीशन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट वाला, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इनकम का 15 लाख, 15 लाख कौन से इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इंडियन इनकम में कितना है, 15 लाख। अगर वो 15 लाख एक्सीड कर गया और 15 लाख अगर एक्सीड नहीं किया, 15 लाख अगर एक्सीड कर गया, ये कंडीशन तो सेम है, इसका मॉडिफाइड वाला क्या हो जाएगा, 60 की जगह क्या हो जाएगा 120, कलर मैच कर पाए, 60 की जगह क्या हो जाएगा 60 काट के 120 कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे 120 जगह क्या हो जाएगा 182 डेज कर दोगे, क्लियर। अगर कोई इंसान 182 डेज रह गया मतलब तो ये पहले वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई कर गया ना, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन, ये वाला 15 लाख अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो उसके लिए सोचो यही वाला कंडीशन है, डन। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, डीम्ड रेसिडेंट कौन बनेगा, इंडियन सिटीजन होगा, इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और क्या हुआ, ये ही इज नॉट सेटिस्फाइड, he is not satisfying any of the basic conditions given section 6(1), 180 डेज या फिर 60 डेज या 365 डेज, वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, एंड कोई भी कंट्री में वो टैक्स नहीं पेमेंट करता है, तब वो काम क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, डीम रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया का। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इनकम एक्सीड कर रहा है, इनकम एक्सीड कर रहा है 15 लाख, वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो कोई भी कंट्री में टैक्स पेमेंट करने का नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, डीम रेसिडेंट। ये सब केस में वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बनेगा। अगर रेसिडेंट हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, ROR एंड RNOR, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। एंड ये लोग अगर सेटिस्फाई नहीं किया वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट। तो हम लोग पूजा वैकेशन के पहले क्या करेंगे, सब जो थी मतलब ये वाला रूल्स है वो पढ़ के रख देंगे एग्जाम, उसके बाद पूजा वैकेशन के बाद हम लोग क्या करने वाले, इसका सम्स करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे,
ठीक है, कुछ है यहाँ पे तो हो गया पूरा चीज़। ये पूरा चार्ट देखोगे ना, ये चार्ट देखने से क्या हो जाएगा पता है, ये इतना जो पढ़े तुम लोग, ये वाला कंडीशन यहाँ पे ऐसे करके, ये वाला जो कंडीशन ऐसे करके पढ़े, ये वाला जो कंडीशन ऐसे यहाँ पे पढ़े, ये पूरा चीज़ यहाँ पे हो जाता है एक ही जगह पे। अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये। डन, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले नेक्स्ट क्लास में, एडिशनल कंडीशन देखने वाले, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमारी अच्छे से पढ़ के जाना, रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा। क्लियर। टैक्स का ऐसे अगर समरी बना लेते हो, ऐसे करके बना लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि पूरा पढ़ लिए, इसके बाद समरी बना ली, वही पढ़ के जाओ खाली, उतना पढ़ने का क्या है। ठीक है, ये समरी अगर पढ़ लेते हो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, डन फॉर द डे।